हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में जाना था कि Q बराबर NE सूत्र से न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं, और इसी बीच हमने जानने का प्रयास किया था कि जो घर्षण विद्युत होता है, घर्षण विद्युत, इसका कारण क्या है। एक बार सब बच्चों को बता दूं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कि घर्षण विद्युत मतलब क्या है। यानी हमने कुछ ऐसा पाया था कि जब कुछ पदार्थों को, जैसे कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद कांच में आवेश आ जाता है, यानी कांच के अंदर आवेश पैदा होता है, कांच के ऊपर आवेश पैदा होता है। यानी हम यहाँ से जान पाए थे कि जब कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से आवेश पैदा होता है, यानी आवेश को उत्पन्न करने की घर्षण विद्युत एक विधि है। किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने की घर्षण विद्युत एक मेथड है, एक विधि है। आज किस बारे में बात होगी। आज का जो हमारा मुद्दा है इस वीडियो में वो ये है कि क्या घर्षण विद्युत के अलावा भी दुनिया में कोई मेथड है जिसकी वजह से हम वस्तु पर आवेश ला सकते, यानी किसी वस्तु पर आवेश लाने का क्या घर्षण विद्युत से अलग भी कोई और विधि है। तो हाँ, कोई और विधि होती है। आज हम उन विधियों के बारे में बात करेंगे कि किसी वस्तु पर घर्षण विद्युत के अलावा और कितने तरीके से आवेश को लाया जा सकता है। तो हम यहाँ आओ शुरू करते हैं इस मसले को। किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्नलिखित 3 विधियां होती है जो हमको पढ़नी है। 3 विधियां होती है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली को तुम जान चुके, उसका नाम होता है घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट जो विधि होती है उसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। और जो तीसरा होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका नाम होता है चालन द्वारा आवेशन। यानी हमारे पास किसी वस्तु को आवेशित करने की घर्षण विद्युत के अलावा भी, यानी रगड़ने के अलावा भी 2 और मेथड है। उन मेथड का एक का नाम है प्रेरण और दूसरे का नाम है चालन। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सारी विधियों को पढ़ना है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि, हमारी विधि का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। इसको मैं कई बार पढ़ा चुका, 2-3 वीडियो मैंने इसी बारे में बात करी थी। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ कि होता क्या है। मान लो हमारे पास कोई कांच की छड़। इस कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमने ऐसा पाया था कि कांच में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, कुछ विशेष पदार्थों को विशेष मेथड से आपस में रगड़ते हैं। कांच को रेशम के कपड़े से ही रगड़ना है। दूसरा एग्जांपल, जैसे इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से ही रगड़ना है। अगर इसका वाइस वर्सा उल्टा कर दोगे, अगर कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ोगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हमने कहा कुछ विशेष पदार्थों को किसी विशेष विधि के द्वारा जब आपस में रगड़ा जाता है, जब कुछ विशेष पदार्थों को विशेष विधि के द्वारा जब आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। ये एक तरीका है किसी वस्तु पर आवेश लाने का। यानी जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। आवेशन की इस क्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आओ इसको लिखते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कई बार पढ़ा चुका मैं। जब कुछ विशेष वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में विशेष विधि से रगड़ते हैं, बहुत ही सिंपल। तो रगड़ने के बाद
किसी एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित हो जाती है। और नेक्स्ट बात क्या है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। यानी हमने कहा कि जब कुछ विशेष वस्तुओं को विशेष विधि से एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो यार ऐसा होता है, एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरी में प्रवेश कर जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो धनावेशित हो जाती है और जिसमें प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन की क्रिया कहते हैं, मतलब कि घर्षण द्वारा आवेश पैदा कैसा हुआ, वो ये मेथड है। क्लियर किया गया? ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये नेक्स्ट नया है, ये तो मैं कई बार तुमको पढ़ा चुका था। नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको जरा ध्यान से समझना। प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो ये होता क्या है, बड़ा सिंपल सा वे है। सब बच्चे पर बोर्ड पे देखने का प्रयास करेंगे। एक प्रैक्टिकल सा देखो तुम। मान लो हमारे पास एक चालक वस्तु है, इस वस्तु का नाम है चालक, लेकिन ये एक खास चालक है। कौन सा खास चालक है? इस पर आवेश भी है, तो इसका नाम है आवेशित चालक। इस वस्तु का नाम क्या है? आवेशित चालक। ये हमारे पास एक आवेशित चालक वस्तु। हमने क्या किया, इसके पास में एक दूसरी वस्तु रखी। वो कैसी थी? अनावेशित वस्तु किसको कहते हैं दोस्त? जिस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। ये कौन सी वस्तु है? ये आवेशित वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है? अनावेशित वस्तु है। तो हमने ऐसा पाया कि जब किसी आवेशित चालक वस्तु के पास में कोई अनावेशित वस्तु रखी जाती है तो अनावेशित के पास वाले सिरे पर, जो अनावेशित का इसके पास वाला सिरा है, अनावेशित के पास वाले सिरे पर उतना ही विपरीत आवेश, जबकि दूर वाले सिरे पर उतना ही समान आवेश पैदा हो जाता है। यानी जब किसी आवेशित चालक वस्तु के पास में कोई अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो अनावेशित के पास वाले सिरे पर उतना ही विपरीत आवेश तथा दूर वाले सिरे पर उतना ही समान आवेश उत्पन्न होता है। इस मेथड को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी एक आवेशित वस्तु होगी, दूसरी अनावेशित होगी। अगर पहली पर 10 आवेश है तो यहाँ जो पैदा होगा वो -10 होगा और यहाँ पर जो पैदा होगा वो +10 होगा। मतलब अनावेशित के पास वाले सिरे पर उतना ही ऋणावेश तथा दूर वाले सिरे पर उतना ही धनावेश पैदा हो जाता है। इस घटना का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। बड़ा सिंपल सा, इसको लिखते हैं। जब किसी आवेशित, देखो यहाँ लिखा है, आवेशित चालक वस्तु के पास में कोई अनावेशित मतलब जिस पर आवेश ना हो, अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो अनावेशित वस्तु के पास वाले सिरे पर उतना ही विपरीत आवेश जबकि दूर वाले सिरे पर
उतना ही समान आवेश पैदा हो जाता है, समान आवेश पैदा हो जाता है, आवेशन की इस क्रिया को, यानी आवेशन की इस क्रिया को, आवेशन की इस क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और इस घटना का एक नाम होता है, और यह घटना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। बहुत ही सिंपल है यार। एक बार मैं डायग्राम दोबारा बना के दिखाता हूँ और अपने इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सब बच्चे बोल रहे हैं। मान लो हमारे पास ये कोई वस्तु, इसका नाम है आवेशित, इस वस्तु का नाम क्या है? आवेशित चालक वस्तु। आवेशित चालक वस्तु कहने का मतलब है दोस्त, इस पर किसी तरह का आवेश है। मैं ऐसा मान लिया इस पर एक धनावेश है जिसकी वैल्यू है 2। जब किसी आवेशित चालक वस्तु के पास में कोई अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं, आवेशित चालक वस्तु के पास में कोई अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं, अनावेशित वस्तु, तो होगा क्या? अनावेशित के पास वाले सिरे पर, जो इसके पास वाला सिरा है, इसके नजदीक जो सिरा है, पास वाले सिरे पर उतना ही विपरीत आवेश, ये प्लस का तो ये माइनस का, उतना ही विपरीत आवेश तथा दूर वाले सिरे पर उतना ही समान आवेश पैदा हो जाता है। इस क्रिया को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और जो ये घटना है, इस घटना का नाम होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। इस बात को याद रखना, इस घटना का नाम होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। आप देख पा रहे होंगे इसमें दो आवेश है। एक तो वो आवेश है जो आवेशित चालक वस्तु के पास पहले से था, एक ये वाला आवेश है जो कि इसको देखकर आया है। मतलब इसमें हो क्या रहा, मान लो हम किसी से इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर, जैसे मान लो कोई अच्छा खिलाड़ी है, क्रिकेटर बनना चाहता है, तो वो सचिन को देखता है और सचिन के माफिक बनना चाहता है। कोई भी यूथ, आज का कोई भी बच्चा, अगर वो क्रिकेट को पसंद करता है, उसकी पसंद है क्रिकेटर होना, तो किसको? सचिन को एडमायर करता है, अर्थात इसको इंस्पिरेशन मानकर काम करता है। यानी क्या होगा, ये जो बच्चा है जो सचिन को फॉलो करता है या आजकल नया विराट कोहली को फॉलो करता है, तो होगा क्या, ये बच्चा इसको देखकर बदलेगा, यानी इससे इंस्पायर होगा। इंस्पायर होगा मतलब इससे प्रेरित होगा। क्या होगा? प्रेरित। किसको देखकर? सचिन को देखकर ये बच्चा प्रेरित होगा। तो सचिन ने इसके लिए काम किसका करा? इसके लिए काम करा प्रेरक का। किसका काम करा? प्रेरक का। सचिन यहाँ पर प्रेरक है और बच्चा प्रेरक से क्या होता है? प्रेरित। यानी यहाँ पर ये आवेश प्रेरक है और ये आवेश है प्रेरित। इस प्रेरक को देखकर प्रेरित हुआ, यानी इसको देखकर ही तो आवेश आया। अगर मैं इसको इसके पास ना रखूं तो इसमें कोई तरह का आवेश नहीं आएगा। तो जो पहली वस्तु का आवेश है उसका नाम है प्रेरक आवेश, और जो दूसरे पे आया है देखकर उसे बोलते हैं प्रेरित आवेश। तो यहाँ पर दो आवेश है, एक का नाम है प्रेरक आवेश और दूसरे का नाम है प्रेरित आवेश। बड़ा सिंपल तरीके से निकला है। ये क्या है? आवेशित चालक वस्तु के आवेश को प्रेरक आवेश कहते हैं, प्रेरक आवेश। जबकि अनावेशित पर उत्पन्न आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। बड़ा सिंपल। इसका आवेश क्या होता है? प्रेरक आवेश, और इसका आवेश होता है प्रेरित आवेश। देखो, इसका आवेश प्रेरक और इसका आवेश होता है प्रेरित। एक खास बात है। क्या खास बात है? कि प्रेरक आवेश प्रेरित आवेश के बराबर होगा। प्रेरक आवेश प्रेरित आवेश के बराबर होगा। क्या कहा मैंने? प्रेरक आवेश किसके? प्रेरित आवेश के बराबर होता है, बराबर होता है। ये दूसरी बात है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए जरा। अगर मैं इस वस्तु को यहां से हटा दूं, इस वस्तु को यहां से हटा दूं, तो ये आवेश भी गायब हो जाता है। अगर मैं इस वस्तु को यहां पर रख दूं तो आवेश भी आ जाना है। इसका मतलब जो प्रेरित आवेश है वो केवल उस समय तक रहता है जब तक कि प्रेरक आवेश रहता है। अगर मैं प्रेरक आवेश को हटा लूं, इस प्रेरक आवेश को मैं हटा लूं यहां से, तो प्रेरित आवेश भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब प्रेरक आवेश के हटाने पर प्रेरित आवेश लुप्त हो जाता है। प्रेरक आवेश को हटाने पर प्रेरित आवेश लुप्त हो जाता है।
यानी ये आवेश कब तक रहेगा, जब तक ये दोनों वस्तु पास पास रहेगी। अगर मैं इस आवेश को हटा लूं, किसको हटा लूं, प्रेरक आवेश को हटा लूं, तो प्रेरित आवेश लुप्त हो जाता है। क्या कहा, प्रेरक आवेश के हटाने पर, प्रेरक आवेश के हटाने पर प्रेरित आवेश लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। प्रेरक आवेश के हटाने पर प्रेरित आवेश लुप्त हो जाता है। दोस्त अभी तक हमने जाना है कि आवेशन की कितनी विधियां होती है, 3। ओके, 3 में से पहली विधि का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से आवेश जो पैदा होगा, इसी मसले का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये प्रेरण द्वारा आवेशन, जो मैंने पूरी प्रक्रिया तुम्हें समझाई है। यानी अभी तक हमने 2 विधि को जान लिया। नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे अभी, वो चालन द्वारा आवेशन की करेंगे। एक बार सब बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर अगली विधि की बात करते हैं। जल्दी से नोट करें। चलिए, अब जो मैं तुम्हें विधि पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है चालन द्वारा आवेशन, ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल होते हैं और आगे चलकर जब हम 2 चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो किस तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। मतलब ये एक मुद्दा भी है जो अभी हमें पढ़ना भी है और आगे चलकर इसका बहुत सारा यूज भी है, इसलिए सब बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली होगा क्या, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन की विधि, मतलब चालन के द्वारा आवेशन आता कैसे, आवेश आता कैसे। एक्चुअली ऐसा है, इसमें एक तो वस्तु होती है आवेशित और एक वस्तु होती है अनावेशित। कॉमन सेंस लगाओ, एक वस्तु तो है आवेशित और एक वस्तु है अनावेशित। प्रेरण में क्या हुआ था, प्रेरण में ये हुआ था कि बस पास रखी थी। चालन में क्या होगा, चालन में होगा इन दोनों वस्तुओं किसी तार के द्वारा जोड़ दो या आपस में टच करा दो। यानी जब किसी आवेशित वस्तु के साथ में कोई अनावेशित वस्तु को या तो स्पर्श कराते हैं या फिर तार द्वारा जोड़ देते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु के साथ में किसी अनावेशित वस्तु को या तो स्पर्श कराते हैं या फिर तार द्वारा जोड़ देते हैं, इन दोनों ही स्थिति में आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर आवेश का पुनर्वितरण शुरू हो जाता है और यह उस समय तक होता है जब तक दोनों के आवेश बराबर न हो जाए। इस घटना का नाम है चालन द्वारा आवेशन। हम ये बात सोच भी सकते हैं, तुमने सुना होगा पावर हाउस होता है, घर में देख लो, घर में बोर्ड होता है, इसमें स्विच लगे होते हैं, प्लग होता है। यहाँ पे अगर हम उंगली डाल दे या तार लगा दे, तार से आवेश चलकर हमारे हाथ में भी आ जाता है। एग्जाम्पल समझो, मान लो कोई तार जा रहा है, लाइन जा रही है, जो घरों में लाइन आती है, आप उसको पकड़ के देखना एक बार, तो जो उसके अंदर का आवेश है वो चलकर हाथ में को आएगा। इसका मतलब आवेश जो तुम्हारे अंदर फिलहाल आया है इस मेथड से, उसका नाम है चालन द्वारा आवेशन। यानी तुमने उसके साथ टच किया है। अगर तुम किसी इलेक्ट्रिसिटी के वायर को, यानी हिंदी में कहूँ तो बिजली के तार को, बिजली के तार को गलती से भी पकड़ लेते हो तो तार के अंदर जो भी आवेश है वो चलता है और तुम्हारे हाथ में प्रवेश कर जाता है। अब बताओ, वो चल गई तो तुम्हारे पास आया ना, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, चालन द्वारा आवेशन। तो सेम यहाँ एक क्या है जिस पे आवेश नहीं है, एक क्या है जिस पर आवेश है। एक तो आवेशित है और एक अनावेशित है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसके साथ टच करा दो, या फिर तार द्वारा जोड़ दो। भाई अगर हम किसी वायर से या तो टच हो जाए, टच होने के बाद भी करंट लगेगा, या फिर किसी तार के द्वारा से जोड़ ले तब भी करंट लगेगा। यानी यही कंडीशन यहाँ पर है कि जब किसी आवेशित चालक वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के साथ में या तो स्पर्श कराते हैं या फिर किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं, इन दोनों ही स्थिति पर अनावेशित वस्तु पर भी उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। इस घटना को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा, फिर लिखवाते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु के साथ में किसी अनावेशित वस्तु को या तो स्पर्श कराते हैं या फिर किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं, इन दोनों ही स्थिति में अनावेशित वस्तु के ऊपर भी आवेश आ जाता है। उस आवेश की प्रकृति आवेशित वस्तु की प्रकृति ही होती है। मतलब अगर इस पर धनावेश है तो इस पर भी धनावेश आता है, अगर इस पर ऋणावेश है तो इस पर भी ऋणावेश ही आता है। तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे जब तो बोर्ड पे ध्यान करेंगे सब बच्चे कि क्या लिखा उन्होंने। जब
जब किसी आवेशित चालक वस्तु के साथ में किसी अनावेशित चालक वस्तु को या तो स्पर्श कराते हैं, स्पर्श माने टच होता है, स्पर्श कराते हैं, या फिर किसी तार के द्वारा दोनों को जोड़ देते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, अनावेशित वस्तु पर भी आवेश आ जाता है। इस स्थिति में अनावेशित चालक वस्तु पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन की क्रिया कहते हैं। ये है हमारा आज का मैटर। हमने बताया कि चालन द्वारा आवेशन होता है। देखो इसमें कुछ पॉइंट है जो न्यूमेरिकलों में काम आएंगे। ये तो घटना का नाम हो गया, तुमने समझ भी लिया। एक बार फिर समझाता हूँ वो क्या रहा है। एक वस्तु क्या है, धनावेशित, और एक वस्तु पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसको इसके साथ टच करा दो या फिर इनको तार द्वारा जोड़ो। तो जैसे ही तुम तार द्वारा जोड़ोगे या फिर स्पर्श कराओगे, इन दोनों स्थिति में तुम्हें दिखाई देगा कि जिस पर आवेश नहीं था उस पर भी आवेश आ चुका है। कैसा आवेश आ चुका है भाई? जैसा पहली वाली पर आवेश था ऐसा ही आवेश उस पर आ चुका है। क्लियरिटी आ गई? तो ये है हमारी घटना जिसका नाम मैंने तुम्हें बताया चालन द्वारा आवेश। इसमें कुछ केस होते हैं। माना पहली वस्तु का आवेश Q1 तथा दूसरी वस्तु का आवेश Q2 है। तो स्पर्श कराने के बाद नया आवेश क्या हुआ? दोस्त ये फॉर्मूला याद रखना, ये न्यूमेरिकलों में काम आएगा। कोई जब मैं न्यूमेरिकलों में किसी में कहूंगा कि ये वस्तु को बी वस्तु से टच कराते हैं तो उस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास पहली वस्तु है, इसका आवेश कितना है Q1, ये हमारी दूसरी वस्तु है, इसका आवेश है Q2। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श कराने के बाद क्या होगा। स्पर्श कराने के बाद क्या होगा? स्पर्श कराने के बाद आवेश बदलेंगे। पहला आवेश भी आएगा Q1 डैश और दूसरा आवेश होगा Q2 डैश। यानी पहली वस्तु पर जो आवेश आएगा वो अब Q1 नहीं रहेगा, वो Q1 से हटके कुछ होगा तो Q1 डैश। उसे निकालने का सूत्र याद करो, Q1 प्लस Q2/2। और दूसरी वस्तु पर भी इतना ही आवेश आएगा, Q1 प्लस Q2/2। मतलब जब दो वस्तु को आपस में टच कराते हैं तो नया आवेश कितना होगा। मान लो दोनों वस्तु को मैंने टच करा दिया तो इन पर जो नया आवेश आएगा ये आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। माना 5 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम के दो आवेशित गोलों को स्पर्श कराते हैं। माना की जगह यदि करेंगे सटीक है। यदि 5 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम के आवेशित गोलों को स्पर्श कराते हैं तो नया आवेश बताओ। देख दोस्त, कॉमन सेंस की बात है। पहला आवेश कितना है बताओ। पहला आवेश है Q1 बराबर कितना 5। दूसरा आवेश कितना है Q2 बराबर कितना है 3। पहला है 5 और दूसरा है 3। हमने टच करा दिया। टच कराने के फॉर्मूले क्या है बताओ। Q1 प्लस Q2/2। पहला आवेश 5, दूसरा आवेश 3/2। तो क्या आ गया नया आवेश आ गया Q1 प्लस Q2/2 यानी 5 प्लस 3/2 यानी 8/2। कटते कितना आ गया 4। यानी नया आवेश जो होगा अब इस वस्तु पर वो चार्ज होगा।
यानी हमने इस बात से जाना कि जब भी कोई दो वस्तु आपस में टच कराई जाती है तो जो उसका नया आवेश निकलता है वो दोनों आवेशों का मध्य होता है, मतलब दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो नया आवेश आ जाता है। एक बार इसको नोट करेंगे और आगे भी तुम्हें एक मेथड बताता हूँ। देखो एक केस और तुम्हें दिखाता हूँ जो न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा और तुम्हें उससे अंदाजा होगा कि आगे चल के अगर तुम न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये बात हमने पहले सुनी थी, तो करने न्यूमेरिकल समझने और करने में भी तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल मान के चलो, ये न्यूमेरिकल है, उसमें इसको कैसे अप्लाई करते हैं। किसी आदमी ने ऐसा कहा धातु के 2 समरूप गोले ए तथा बी जिन पर आवेश क्यों है, एक अन्य अनावेशित समरूप गोला सी पहले ए से तथा फिर बी से स्पर्श कराया जाता है। तो अब ए बी सी तीनों पर नया आवेश बताओ। अब तीनों पर नया आवेश बताओ। तो देखो हुआ क्या, हमने कहा हमारे पास धातु के 2 समरूप गोले हैं ए और बी। पहला गोला है ए, दूसरा गोला है हमारे पास बी। हुआ क्या यहाँ पर ये हुआ कि इन दोनों पर जो आवेश है, पहले पर आवेश कितना है क्यों, दूसरे गोले पर भी आवेश कितना है क्यों। इसको ए मान लो क्यों है, ये क्यों भी है, यानी ए गोले का आवेश भी क्यों है, बी गोले का आवेश भी क्यों है। देखो हुआ क्या, उसने कहा एक तीसरा गोला है, लेकिन तीसरा गोला कैसा है दोस्त, अनावेशित। हमारे पास एक तीसरा गोला है जिसको हम सी कहते हैं, ये कैसा है, अनावेशित। इसका आवेश कितना है, 0। अनावेशित होने का मतलब ही आवेश 0। जब भी वो किसी पर्सन में किसी को अनावेशित बताता है तो तुम्हें अपनी तरफ से लेके चलना है कि भाई आवेश 0 है, अनावेशित का मतलब कोई आवेश नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, पहले इसको सी को ए से टच कराया। तो जब मैंने सी को ए से टच कराया तो जो फॉर्मूला है आवेश निकालने का वो ए और सी के बीच लगेगा। तो हमने कहा ए को सी से स्पर्श कराने के बाद क्या होगा वो समझो। स्पर्श कराने के बाद ये होगा, इन पर नई आवेश आएंगे। तो नया आवेश कितना होगा, क्यू ए डैश कितना होगा, वो होगा क्यू ए प्लस क्यू सी बटे 2। इसका आवेश प्लस इसका आवेश बटे 2। क्यू ए का आवेश कितना है, क्यू सी का आवेश कितना है, 0 बटे में 2, तो कितना आ गया, Q/2। अब समझो हमारा जो ए बना, ए पर जो नया आवेश आया है वो आया है Q/2, और जो सी है, सी पर भी नया आवेश आया है वो आया है Q/2। पहले देख रहे होंगे सी पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सी को ए से टच कराया तो ए से टच कराते ही आवेश बदला। और आवेश बदलने का फॉर्मूला क्या है, ये है, क्या फॉर्मूला है, दोनों के आवेशों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। पहले का आवेश कितना है, Q, दूसरे का आवेश कितना है, 0। जब इसको भाग करें Q/2, इस पर भी Q/2, इस पर भी Q/2। अगला केस क्या है भाई, अब जो ये अब सी है, पहले वाला सी पर आवेश कितना था, 0। टच कराने के बाद अब सी पर आवेश 0 नहीं रहा, उस पर कितना होगा, Q/2। तो जो सी को पुनः बी से स्पर्श कराते हैं। तो अब क्या होगा भाई, एक बार बी को देखो, बी पर आवेश कितना है, बी पर आवेश है Q, और सी पर आवेश कितना है, Q/2। बी पर आवेश कितना है, Q, और सी पर आवेश है Q/2। तो अब की बार जो नया आवेश होगा वो होगा इस आवेश और इस आवेश का जोड़, यानी Q/2 प्लस Q बटे में 2। अगर इसको सोल्व करते हैं इसकी इसमें तो ये आता है हमारा 3Q/2, ऊपर आता है इस वैल्यू को सोल्व करके, और बटे का 2 चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 3Q/4। यानी ये कहूँ कि टच कराने के बाद अब जो सी गोला है, सी गोले पर जो नया आवेश आया वो आया 3Q/4, और जो बी गोला है उस पर भी आवेश कितना आया, 3Q/4। ये न्यूमेरिकल तुम्हें NCERT में, नगीन प्रकाशन में, एक्टिव प्रकाशन में, लगभग सभी प्रकाशन में ये न्यूमेरिकल तुमको देखने को मिलेगा।
कि भाई एक गोला है, उसको पहले ए से टच कराते हैं, फिर बी से टच कराते हैं। तो देखो जरा कॉमन सेंस लगाओ दोस्त, जब इनसे टच कराएंगे तो इनके बीच फॉर्मूला लगेगा, जब इसको दोबारा फिर बी से टच कराएंगे तो इनके बीच फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब हमने ए से टच कराया था तो उस समय सी का आवेश 0 था, तो हमने सी का आवेश 0 लिया। लेकिन जब बी से टच कराया तो उस समय सी का आवेश अब 0 नहीं रहा, कितना है q/2। तो पहला आवेश q/2, इस सी का आवेश q/2, बी का आवेश q, तो q/2 प्लस q/2, q1 प्लस q2 बटे 2, दोनों का जोड़ क्या था, ये तो सिखाया है। तो कितना आ गया 3q/4। तो अब क्या होगा, c का नया आवेश कितना है 3q/4 और b का नया आवेश कितना है 3q/4। आज हमने तुम्हें बताने का प्रयास करा कि एक्चुअली आवेशन की अन्य विधि क्या होती है, हमको अच्छे से डिफाइन करा, उसे समझाने का प्रयास किया गया कि कैसे करते हैं, प्रेरण क्या है एक्चुअली, और हमारा चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इस बारे में करेंगे कि आवेश की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, या यूँ कहूँ कि आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश में खास क्या है, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, मूल आवेश क्या होता है, क्वांटीकरण किसे कहते हैं। बहुत सारे पॉइंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।